Hello, welcome students. Today we are starting Civics Chapter 4 Gender, Religion and Caste. जैसे कि आपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो डाइवर्सिटी है, जो आपकी सोशल डाइवर्सिटी है, वो किस तरीके से आपकी डेमोक्रेसी को इफ़ेक्ट करती है। बट आपको मैंने ये भी समझाया था कि जो सारी आपकी जो डाइवर्सिटी है, ये नहीं है कि आपकी जो हर एक टाइप की जो डाइवर्सिटी है वो आपकी डेमोक्रेसी को खतरा बनाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी डाइवर्सिटी एक तरीके से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ बनाती है। ठीक है, जितनी आपकी डाइवर्सिटी होगी उतने आपकी जो पॉलिटिक्स में क्या होगा, डाइवर्स होगा, आपकी डेमोक्रेसी डाइवर्स होगी। बट यहाँ पे कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिनसे कि आपके जो डेमोक्रेसी को डेंजर हो सकता है। जैसे कि अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेस में, जैसे कि आपके पास आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में भी बताया हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसकी जेंडर, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, उसके कलर, इन चीज़ों के बेस पे आप उसके डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये जेंडर, रिलीजन, कास्ट वर्क करता है डेमोक्रेसी में, और कैसे इसको आप एक तरीके से हेल्दी बना सकते हैं डेमोक्रेसी में, और किस तरीके से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि डिस्क्रिमिनेट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब जेंडर, सबसे पहली चीज़ जो जेंडर है वो कैसे आपके पास होता है। जेंडर के जो आपके पास कहते हैं कि जो आपका मेल है, फीमेल है, इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे आपका बनता है। अब आपको जैसे कि पता ही है कि जो आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर का, वो कहाँ से आता है। क्या ये बाय बर्थ, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है वो बाय बर्थ होता है या हम उसको बाद में बनाते हैं। अब आपका जो जेंडर है, आप इसे देखोगे कि वो एक बाय बर्थ है, इट्स अ मेल और फीमेल, ये एक नेचुरल डिवीजन है। बट क्या उससे आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम डाइवर्स कर सकते हैं? क्या उससे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? यस, हमने इनको किया है। ठीक है ना, और हमने इसको डिसाइड किया है कि मेल कैन डू दिस वर्क, फीमेल कैन डू दिस वर्क, ओनली फीमेल विल डू दिस वर्क्स एंड ओनली मेल विल डू दिस वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें हमने कब बनाई हैं? ये हिरारिकल चल रही हैं, तो ये पहले से चली आ रही हैं। ये स्टीरियोटाइप्स जो हमारी आइडियोलॉजीज़ हैं वो पहले से इसमें डिवीजन करती जा रही हैं आपके सोसाइटी को। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इस चीज़ में। ठीक है ना, और ये जो आपकी जो सोशल एक्सप्रेशंस हैं वो आपके स्टीरियोटाइप्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं वो आपकी क्या होंगी, हाउस होल्ड का काम करेंगी। ठीक है, ये सब हमने देखा है पहले भी। अब आपको थोड़ा सा ये जो डाइवर्स है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों है और कैसे हम इसे कह रहे हैं और किस तरीके से काम करता है, देखेंगे। अब आप इसमें एक चीज़ देखना कि किस तरीके से जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो पब्लिकली आप देखते हो या प्राइवेटली अपने घरों में आप देखते हो। ये आपको समझने को मिलेगा इसमें कि कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तो ये आपको देखना होगा, ये आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा यही लोग कहते हैं कि भाई औरतों का काम तो क्या है कि घर का काम करना, बच्चों को पालना। ये आपने सुना होगा, जो कि सालों से आप सुनते चले जा रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन ये कैसे हुआ है, ये हमने खुद बनाया है। ठीक है ना, आप जब बच्चा पैदा होता है, या वो मेल होता है या फीमेल होता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ उस टाइम नहीं होती है कि वो अपना घर चलाएगा या वो बाहर काम करेगा। ये हमने बनाया है कि जो मेल हैं वो घर से बाहर जाएंगे। तो ये आप शुरू से देखते आ रहे हो अपने घरों में। और जो क्या होता है कि जब आप घरों में जिन चीज़ों को फॉलो करते हो और आप जब आप सोसाइटी में जाते हो तो सोसाइटी में भी आप उसी चीज़ को आगे कैरी आउट करते हो। ठीक है ना, अब आपने देखा होगा जो आपका सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ वर्क है वो भी आपने देखा होगा कि जो फैमिलीज़ में कुकिंग का काम है, क्लीनिंग का काम है, वॉशिंग का काम है, ये सारे काम किस लिए कहा जाता है कि भाई वुमेन्स करेंगी ये सारा काम। और जो मैन होगा वो क्या करेगा, मैन आपका बाहर जाएगा जॉब्स के लिए। ठीक है, वो आपके जो जितने भी बाहर के काम होंगे वो मेल करेंगे। बट आपने एक चीज़ देखा, जितने भी होटल्स होते हैं, जितने भी आपके टेलर्स होते हैं, वो ज़्यादातर मेल होते हैं। पर जबकि आपके अगर आप 5 स्टार होटल्स की बात करें तो वहाँ के जो शेफ़ होते हैं वो मेल्स होते हैं मैक्सिमम। तो ऐसा क्यों है, या हमारी सोच ऐसी क्यों है कि जब हम अपने प्राइवेटली घरों के लिए सोचते हैं तो हम कहते हैं फीमेल ऐसा काम करेंगी, पर जब हम बड़े या बिजनेस या जब हम पैसे की बात आ जाती है तो वहाँ पे कोई भी उस काम को करने को तैयार हो जाता है, मेल भी उस काम को कर रहे हैं।
खाना पका रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही होती है, वहाँ पे उनको पैसा मिल रहा होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारा घर से स्टार्ट किया हुआ होता है और उसी सोच को हम आगे लेके चलते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम। इन अर्बन areas, poor women work as domestic helpers in the middle class homes, while middle class women work in office. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued, does not get recognized. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी आपकी वुमेन्स होती हैं जो आपके शहरी इलाकों में होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनको घरों में काम करने के लिए दूसरे के यहाँ जाते हैं जिससे कि उनको पैसा मिलता है, ठीक है। और जो मिडिल क्लास होते हैं जैसे ऑफिसेज में जाते हैं वो लोग वहाँ काम करते हैं, बट कहीं पे भी उनके जो काम होता है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि भाई ये एक जॉब की तरह उसको नहीं देखा जाता कि ये लोग जॉब करने, अर्निंग हैंड है, ये घर के लिए पैसा लेके आ रहे हैं। पैसा लाना और घर चलाना मेन जिम्मेदारी किसको माना जाता है? मेल्स को ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब ये जब ये सब आपकी सोच में होता है तो इससे क्या बनता है, इससे क्या होता है देखेंगे हम। द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वुमेन constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. ठीक है, अब आपको पता है कि आधी जो पॉपुलेशन है, जो भी इंसानियत हमारी बसती है उसमें वुमेन्स की होती है, फिर भी जो उनका काम होता है उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, उसको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये तो बस आसान काम है और इसको तो घर का काम है, इसे तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। और ना ही उनको उस चीज़ के लिए पेड आउट किया जाता है, ना ही उनको कोई पैसे दिया जाता है। आपने कभी सोचा आपके घर में आपकी जो दीदियाँ हैं, आपकी जो मदर्स हैं जो घर में काम करती हैं, क्या उनको पैसे दिया जाता है उस काम का? पर वही काम जब आदमी बाहर कर रहा होता है, किसी के घर का कर रहा होता है या किसी होटल में कर रहा होता है, तो उसको वहाँ पैसे दिया जाता है। तो ये जो हमारा डिफरेंट आइडियोलॉजी है या जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है दिमाग का कि भाई वुमेन्स जो घर पे कर रही हैं काम, उसकी उतनी कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग जो बाहर जाके कर रहे हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमने अभी हाउस होल्ड की बात करी कि किस तरीके से वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में भी क्या है, वुमेन्स का जो रोल है वो बहुत कम है। ओनली 5 to 10% आपके जो लीडर्स हैं या जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वो वुमेन्स हैं, ठीक है। बल्कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत परसेंटेज उनका कम है, ठीक है ना। जिसको कि आपको बढ़ाना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है कि उनको एक तरीके से जो आपका जेंडर है वहाँ पे जो अनइक्वालिटी है उसको थोड़ा सा कम किया जाए और वुमेन्स को और उनको बढ़ावा देना चाहिए वहाँ पे। चलिए तो आगे देखेंगे। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेड फॉर इक्वल राइट्स। ओके, देयर वर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। अब पहले तो कई कंट्रीज में वुमेन्स के लिए आपके क्या था, वोटिंग का राइट भी नहीं था, ठीक है। तो कई कंट्रीज में उन्होंने फाइट किया वहाँ पे जिससे कि उनको राइट मिल सके वोटिंग का, तब जाके उनको वहाँ पे राइट मिला है, ठीक है। दीज एजिटेशन demanded enhancing the political and legal status of women, empowering their educational and career opportunities। तो ये बहुत सारे एजिटेशन हुए, बहुत सारे कंट्रीज़ में लोगों ने वुमेन्स ने अपनी आवाज़ उठाई जिससे कि उनको इक्वल राइट्स मिल सके, उनको एजुकेशन में, उनके करियर जॉब्स में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है ना। मोर रिसिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। और कई जगह पे आपके जो उनको इक्वल पर्सनल लाइफ थी हाउस होल्ड में, वहाँ पे भी एजिटेशन किया गया जिससे कि उनको इक्वल राइट्स मिल सके। और आपके पास एक वर्ड है फेमिनिस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट का मतलब होता है एनी पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन। जो मैन और वुमेन के लिए इक्वल राइट्स के लिए बिलीव करता हो कि भाई दोनों को बराबर का इक्वल राइट मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को फेमिनिस्ट कहा जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिक्स मोबिलाइज ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। वी नाउ फाइंड वुमेन working as scientists, doctor, engineer, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women। तो पहले ये सब कहा जाता था कि ये वुमेन्स का काम नहीं है, तो उनको ये सब करना नहीं दिया जाता था। बट अब ये आप देख सकते हैं कि ये हर जगह पे आप वुमेन्स को आप देखोगे जॉब करते हुए, ठीक है।
अब यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको आप देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन। अब हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे क्या परसेप्शन रखा जाता है कि एक आइडियल वुमेन क्या होती है। अब जैसे कोई भी आपका जो सीरियल मेकर होता है, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी है कंपनी है, अगर कोई भी सीरियल कंपनी एक आइडियल वुमेन को देखेगी तो उनको कौन सी आइडियल वुमेन लगेगी, जो कि अपने घर में बैठी हो और घर में बैठ के क्या हो, टीवी के आगे बैठ के टीवी देख रही हो। तो उसके लिए सबसे आइडियल वुमेन कौन है, वही है जिससे कि बैठ के वो अपना आराम से बैठे घर में रहे और अपना टीवी देखे, ठीक है ना। और दूसरी बात देखते हैं हम, अब कोई फैशन इंडस्ट्री है तो फैशन इंडस्ट्री के लिए आइडियल वुमेन कौन होगी, जो वुमेन्स अपने ब्यूटी के ऊपर काम करते हैं, जो ब्यूटी जितने भी आपके जो मॉडल्स होते हैं तो उन उस टाइप की जो लेडीज़ होती हैं वो इन कंपनियों के लिए क्या हो जाएंगी, आइडियल होंगी, ठीक है ना। और अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में कौन सी आपकी जो वुमेन होंगी वो आइडियल होंगी, जिनको हर चीज़ काम करना आता हो घर का, ठीक है, वो सारे काम तुरंत कर ले। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं उनके 10-10 हाथ हैं, एक साथ 10 काम कर सके, पूरे घर को संभाल ले, तो ऐसे वुमेन सोसाइटी के लिए आइडियल मानी जाती है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आइडियल वुमेन वो होती है जो खूब सारा दहेज लेके आए, पैसे खूब सारा गाड़ी लेके आए, जिससे कि उनका जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो सके। तो एक एम्प्लॉयज़ या कोई एम्प्लॉय हो जो कंपनी है या उसके साथ जो काम करने वाले हैं, तो उनके लिए एक आइडियल वुमेन कौन होगी, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव वुमेन हो, जो हर एक के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करे। तो ये हर चीज़ें हैं जो कि हर एक को अलग अलग सोसाइटी में परसेप्शन देती हैं कि किस तरीके से वुमेन्स को आप डिस्क्रिमिनेट करते हो। हर एक तरीके से उनकी आपकी सोच पे डिपेंड करती है कि कैसे वो आपके साथ फिट होती हैं और उसी तरीके से आपकी सोच बनती है और आप उनको उस तरीके से देखते हैं। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैक मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट तो हम हो गए, बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्रूव करी, उसके बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे हैं, जिससे कि आपका वुमेन्स अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फील कर रही हैं और अभी भी उनको हर जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अब आपको हर जगह, मैं भी कह रहा हूँ, बुक्स में बता रहे हैं कि वुमेन्स को पीछे किया गया है, तो आगे किसको किया गया है, तो आगे आपके जो मेल्स हैं उनको रखा गया है, हर जगह पे उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी गई है। घर में भी आपने देखा होगा मेल का जो रोल होता है उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस टाइप का जो आपकी सोसाइटी होती है उसको आपको कहा जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें कि आपका मेल का सोसाइटी में या उसके घर में ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट होता है, जिसका कि वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेसिव इन वेरियस वेज। तो हर जगह से आपको वुमेन्स को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपने देखा होगा कि घर में आप देते हैं किस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, घर हाउस होल्ड का वर्क हो या आपके बाहर का वर्क हो, ठीक है ना। इवन आपका जो लिटरेसी रेट है वुमेन का वो केवल ओनली 54% है, और अगर आप मैन की बात करें वो 76% है। तो ये सब क्यों है, क्योंकि अभी भी जो वुमेन्स का जो हायर स्टडीज़ का लेवल है, या अभी भी जो उनको आगे की आप बात करें जो हायर स्टडीज़ होती हैं उनमें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है गर्ल्स को कि उनको आगे भेजा जाए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है। सो नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हायर पेड एंड द वैल्यू जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। अब आप सोचेंगे कि अभी भी जो मैं आपको अभी बताया कि जो बड़ी स्टडीज़ होती हैं, बड़ी जॉब्स होती हैं, वहाँ पे अभी भी जो बड़ी पोजीशन है वहाँ पे वुमेन्स का रोल अभी भी बहुत कम है। बहुत आपको कम वुमेन्स मिलेंगी, ज़्यादातर आपको बड़ी पोस्टों में वहाँ पे मेल्स ही दिखेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वुमेन्स बड़े पोस्ट में काम नहीं कर पाएंगी, वो ऐसा काम थोड़ी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो अभी भी उनका जो प्रपोर्शन है वो बहुत कम है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे, ठीक है ना। जब ये आपको पता है कि जो एक वुमेन है वो क्या करती है, 1 hour एवरेज ज़्यादा काम करती है एक मैन से, येट मच हर वर्क इज़ नॉट पेड एंड देयर फॉर ऑफर नॉट वैल्यूड। अब मैं आपको पहले भी बताया ये बात, अब घर पे वो इतना काम कर रहे हैं, ठीक है, 3 टाइम खाना बनाना, पूरे घर का ध्यान रखना, साफ़ सफाई करना, हर चीज़ को मेंटेन रखना, बट उस काम को हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूड नहीं करते हैं। हमको लगता है वो कोई काम थोड़ी है, वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो आसान काम है, ठीक है ना। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, अब ये क्या था,
जिसका मतलब ये था कि जो आपका वर्क होगा अगर वो इक्वल होगा तो उसका जो पे होगा, जो उसके लिए पैसे आपको मिलेंगे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप वुमेन हैं तो आपको काम के पैसे कम मिलेंगे, अगर आप मेल हैं तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चीज़ इसमें एक्ट है जो कि आपका 1976 में बनाया गया था, जिससे कि अगर आप इक्वल काम करेंगे मेल के जितना तो आपको पैसे भी मेल के जितने ही मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न। अब पहले आपने सुना होगा कि जब लड़की होती थी तो उसको वो पहले से अबॉर्शन करा देते थे, बच्चे को मार देते थे, ठीक है, पैदा ही नहीं होने देते थे। अब तो इसके लिए लॉ बन चुका है, अब आप अबॉर्शन को आप चेक भी नहीं करा सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। जो आपका फोर्टस है उसको आप उसका सेक्स को आप आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते हैं डॉक्टर के यहाँ जाके। तो पहले आपका ये बहुत कुछ होता था, पहले लोग उसको गर्ल्स को पैदा ही नहीं होने देते थे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, हम देखेंगे। तो आपने अभी तक देखा कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोसाइटी में वुमेंस का, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं उनको बिहाइंड में, कहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ पूरी नहीं मिल पा रही हैं। और आपको मैंने बताया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्टली आपका घर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ से इम्पोर्टेंस है। अगर किसी भी चाइल्ड को आप बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन सिखा रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना आपको, ये आपका भाई करेगा, ये आपकी सिस्टर नहीं कर सकती है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन घर से बनता है और फिर वो सोसाइटी में चला जाता है। अब उसी तरीके से आपका हम बात करेंगे कि जो वुमेंस का रोल है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में वो क्या है, क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, क्या यहाँ पे अभी भी लैग कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। ऑल दिस इज वेल नोन येट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स वेल बीइंग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडुकेट अटेंशन। अभी भी जो आप देखते हैं कि जो वुमेन्स का जो भी अभी तक रोल है या जो भी उनका इशू है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम उसी चीज़ को देखेंगे। अटेंशन नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, आपके जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हैं, जो वुमेन्स के मूवमेंट्स हैं वो होते हैं जब तक कि आपको वुमेन्स को क्या है कंट्रोल पावर ना मिल सके उनको, ठीक है ना। और जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो उसको आप ढंग से आप उसको तरीके से उसको सही ना कर सकें, उसको रिजॉल्व ना कर सकें। तो इसके लिए आपके पास मूवमेंट्स होते हैं जो फेमिनिस्ट, जो बहुत सारी आपकी सोसाइटीज़ होती हैं, बहुत सारे आपके पास प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो उसके लिए मूवमेंट को चलाते हैं। ओके, वन वे टू इंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वुमेन्स एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका एक इलाज और है कि अगर हम जो वुमेन्स हैं, जो आपके लीडर्स हैं, उनको अगर आप वहाँ पे बैठा दें, आपके वुमेन्स आपकी अगर लीडर होगी तो वो खुद के लिए क्या कर सकती है, अपनी आवाज़ उठा सकती है, ठीक है ना। खुद को अगर वो अपने सोसाइटी से अलग समझेगी, उनके पास कोई लीडर नहीं होगा तो कैसे अपनी वो बात रख पाएंगी। तो अगर सबसे बेस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक सोल्यूशन है कि जिससे कि वुमेन्स अपनी आवाज़ रख सके, वो है कि उनको वहाँ पे लीडर बना दिया जाए और जिससे कि वो अपनी बातें रख सकें। In India, the proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has crossed 10% of its total strength for the first time in 2009. तो 2009 में पहली बार 10% आपका क्रॉस हुआ कि इतने, मैंने आपको पहले बताया था, पहले जो था वो ओनली 5 to 10% के बीच में था और 2009 में आपका 10% वो क्रॉस हुआ, इतने वुमेन्स आपके लेजिस्लेचर में है। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। अब इससे क्या हुआ कि जो इंडिया है वो आपके बॉटम नेशंस में आती है जहाँ पे कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन सबसे कम है, ठीक है ना। आप नीचे आप देखेंगे, चार्ट है आपके पास, इसमें आप देख सकते हैं, आपके पास बार ग्राफ है, आप इसमें देख सकते हैं जो इंडिया कहाँ है, बहुत पीछे की कंट्रीज़ में है जहाँ पे कि जो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर में या डेमोक्रेसी में वो बहुत कम है। और जो आपका एवरेज है वर्ल्ड का वुमेन रिप्रेजेंटेशन का वो क्या है आपका 19.7%। और आप देख सकते हैं आप हमारी कंट्री अभी कितना लैक कर रही है वुमेन रिप्रेजेंटेशन में। अब ये प्रॉब्लम हमने देखी, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक इट लीगली। अब देखो आप काम कर सकते हैं कि आप इसे एक लीगली बना सकते हैं कि भाई इतना परसेंटेज जो आपका है, जो सीट्स हैं लेजिस्लेचर की, वो क्या होनी चाहिए, रिज़र्व होनी चाहिए। एक प्रपोर्शन होना चाहिए कि इतने परसेंटेज या इतनी सीट्स आपकी वुमेंस के लिए
रिजर्व रहेंगी, इसमें केवल आपकी वुमेन्स ही आ सकती हैं इलेक्ट होके। तो उसके लिए क्या किया गया है, आपकी जो पंचायत राज है उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि 1/3 ऑफ द सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत्स एंड म्यूनसिपल पार्टीज दे आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है ना, अब ये आपकी 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। नाउ देर आर मोर देन 10 lakhs इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन बॉडीज। तो आपका ये देखा अमेंडमेंट किया गया जो कि बहुत ही बढ़िया था, जिससे कि वुमेन्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि वो अपना व्यू रख सकें, अपनी सोसाइटी में जो वुमेन्स का व्यू है उसको आगे बना सकें। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड activists have been demanding a similar reservation at least 1/3 of the seats in the Lok Sabha and state assemblies for women। तो ये आपकी जो एक्टिविस्ट उनको कहा जाता है जो किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सोसाइटी के किसी वेलफेयर के लिए जो एक्टिव रहते हैं, उसके लिए काम करते हैं, सोसाइटी में उसकी आवाज़ उठाते हैं, गवर्नमेंट तक उसका इशू को पहुंचाते हैं, तो उनको एक्टिविस्ट कहा जाता है। तो उन लोगों ने डिमांड करी कि 1/3 आपका लोकसभा और आपकी असेंबलीज में जो स्टेट असेंबलीज होती है उनमें भी उनको सीट दी जाए। अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन सेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर 1.5 decade। अभी तक आपको हैरानी होगी कि जो 1 decade है उससे भी ज़्यादा समय हो चुका है इस बिल को आगे भेजते भेजते, बट अभी तक कोई इसका कंसर्न नहीं किया गया इस बिल के ऊपर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया है और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। ठीक है ना। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम ऑफ द सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। अब ये जो जेंडर डिवीजन है ये आपका कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिक्स में इसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। दिस ऑल्सो शोज दैट डिसएडवांटेज ग्रुप डू नॉट बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकम्स अ पॉलिटिक इशू। अब आपको पता है कि जब भी कोई ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपके सोशल डिवीजन से, अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आपकी सोसाइटी को, क्योंकि जो आपकी पॉलिटिक्स है वो उसको डिवाइड कर देगी आपको, और आपके जो वोट्स हैं वो डिवाइड होकर अलग अलग आपके ग्रुप्स को पढ़ेंगे। तो जब आप डिवीजन में आ जाओगे तो आपकी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो भी डाइवर्स हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे और अलग अलग इश्यूज होंगे। तो आप उसको हर एक को, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके पास 10 टॉपिक है तो एक टॉपिक को करना बहुत आसान होता है, पर अगर आपके पास 10 ऐसे व्यूज़ हैं और उन 10 व्यूज़ को आप फॉलो करना चाह रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबव इफ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वॉज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन। तो आपको क्या लगता है कि अगर वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती तो क्या वो वहाँ पे बेटर कर सकते थे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, दिस कार्टून ऑफर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज नॉट बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट। डू यू अग्री विद दिस। अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि डोंट वरी विल फाइंड अ वे फॉर यू। अब ये कह तो रहे हैं पर हर जगह पे कौन है, देखो हर गेट पे कौन बैठा है, मेल बैठे हैं, आने की जगह ही नहीं है। और जो वुमेन्स हैं वो आपके बाहर से डिमांड कर रही हैं और लोग कह रहे हैं ऊपर से कि डोंट वरी विल फाइंड अ वे फॉर यू। ये तो ऐसा ही हो गया कि आप करते रहो, आप बिल भेजते रहो, आप मूवमेंट चलाते रहो, बट हम आपको कोई भी जगह नहीं देंगे आने की। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे अगला टॉपिक है आपके पास कि आपका जो रिलीजन है वो कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये सब कैसे रिलेट कर जाता है एक साथ में। अब रिलीजन और कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स ये चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है और किस तरीके से जो आपका रिलीजन है, जो आपकी कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स, इस तरीके में कैसे रिलेशन बनाता है। सो लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। अब आपको पता है कि हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप के रिलीजन एक साथ रहते हैं, एक ही डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो उससे किस तरीके का डिवीजन होता है। दिस डिवीजन इज़ नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। अब ये जेंडर की तरह यूनिवर्सल नहीं है कि पूरी दुनिया में जेंडर के मेल फीमेल होते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये कुछ कंट्रीज़ में है जहाँ पे कि आपने एक देखा था बेल्जियम का एग्जांपल, जहाँ पे आपने देखा था श्रीलंका में देखा था, उसी तरीके से आपने इंडिया में देखा था जिससे कि आपका पार्टीशन हुआ था इंडिया में 1945 में। तो ये सब आप कुछ कंट्रीज़ में देखेंगे जहाँ पे कि आपके डिफरेंट टाइप के रिलीजन एक साथ रहते हैं। ठीक है ना। बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़
fairly widespread in the world today। और आपको ये भी पता है कि जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कि जो इतने सारे जो रिलीजन है वो बहुत सारी कंट्रीज में एक साथ रहते हैं लोग, ठीक है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट religions। As we noted in the case of Northern Ireland, most of the people belonging to the same religion, there can be serious differences about the way people practice the religion। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉर्दर्न आइलैंड में आपने देखा था कि सेम रिलीजन के लोग थे, बट उनका जो प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन था वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। अगर हम अपनी कास्ट में अपनी कंट्री में बात करें तो हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, बहुत सारे आपके रिलीजन एक साथ रहते हैं। बट अगर आप केवल हिंदूज में बात करें तो हिंदुइज्म में ही आपके डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्रैक्टिसेस होते हैं, कोई कुछ बिलीव करता है, कोई कुछ बिलीव करता है, ठीक है ना। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपका जेंडर है वो उतना आपका पॉलिटिक्स में इफेक्टिव नहीं होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं होता है जितना कि आपका जो रिलीजन का थ्रू आपके जो डिफरेंसेस होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है पॉलिटिक्स में। अब वो कैसे होता है देखेंगे आगे। गांधी जी ने क्या कहा है यहाँ पे देखेंगे आप, यू कैन नॉट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। आप किसी भी तरीके से रिलीजन को हटा नहीं सकते पॉलिटिक्स से। बट he meant by religion was not any particular religion like Hinduism, Islam, but moral values that inform all religions। तो जो भी religions की अच्छी values थी, गांधी जी का मतलब था कि केवल उन वैल्यूज़ से, कि आप रिलीजन की जो अच्छी वैल्यूज़ हैं उनको बाहर निकाल के कभी भी आप पॉलिटिक्स को नहीं बना सकते, उनका इन्वॉल्वमेंट तो उन पर होना ही चाहिए। he believed that politics must be गाइडेड विद एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। जो भी वहाँ की अच्छी वैल्यूज़ हैं उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव अर्ज दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन द कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब जो भी ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने क्या किया है कि जो मैक्सिमम जो आपके जो कम्युनल राइट्स होते हैं, जो भी दंगे होते हैं, वो हमारे कंट्री में ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं। जितने भी, अब माइनॉरिटी क्या होती है, ऐसे ग्रुप्स या ऐसे रिलीजन या ऐसे जो सोशल ग्रुप्स जो कम होते हैं, जिनका जो पॉपुलेशन रेशो होता है वो कम होता है, तो उन्हीं के थ्रू से ये ज़्यादातर होती हैं चीज़ें। तो ऐसा क्यों होता है? दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब ये क्या करते हैं, वो लोग हमेशा डिमांड करते हैं कि जो उनका स्मॉल रिलीजन है या उनका स्मॉल जो ग्रुप्स है उनको हमेशा गवर्नमेंट क्या करे, प्रोटेक्ट करे। वुमेन्स मूवमेंट हैज़ अर्ज्ड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। अब जो फैमिली मूवमेंट्स चलाते हैं उनका ये कहना है कि जो फैमिली लॉज हैं वो हमेशा वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो चाहे किसी भी रिलीजन के लिए हो। ओके, सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। तो ये चाहते हैं कि इन लॉज को बदला जाए और इनको और अच्छा बनाया जाए, जिससे कि हर एक चीज़, हर एक वुमेन्स इसमें अच्छे से सेटल हो सके। सो ऑल दीज इंटेंसेस इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि एक आपका रिलेशनशिप बन जाता है रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है इसमें। अब थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि कई बार जो आपका जो रिलीजन होता है, अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका पॉलिटिक्स में कर जाता है तो उससे एक डेंजर है आपके डेमोक्रेसी में। वो क्या है? द आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन्स कैन perhaps should play a role in politics. People should be able to express in politics their needs, interests and demands as member of a religious community। तो जो आपकी रिलीजियस कम्युनिटी है, जिस रिलीजन से आप आते हैं या कोई भी रिलीजन से जो आते हैं, वो अपने व्यूज़ या आइडियाज़ को, इंटरेस्ट को पॉलिटिक्स में रख सकते हैं, ठीक है। Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। अब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जिनके पास पॉलिटिकल पावर्स है, उनको कई बार क्या होना चाहिए कि आपके जो
रिलीजियस जो आपके प्रैक्टिसेस हैं उनको थोड़ा सा आपको करना चाहिए, उनको आगे प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि उनको क्या लगे कि यस आवर कम्युनिटी इज आल्सो गेटिंग पावर, या अपनी जो हमारी कम्युनिटी है उसको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। अब कई बार आपको ये भी लगेगा कि अगर पॉलिटिक्स में कोई लीडर किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करेगा या उसकी वैल्यूज को आगे प्रमोट करेगा तो ये तो फिर आपका कम्युनलिज्म हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक नया वर्ड मिला कम्युनलिज्म, उसको हम अभी आगे देखते हैं। बट वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके से आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी रिलीजन को, जिससे कि आप दूसरे को अनइक्वालिटी फील ना हो, उनको कोई हार्म ना पहुँचे, तो इसमें कोई भी आपको खराबी नहीं है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये सब करना चाहिए। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग सिविक्स चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जैसे कि आपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो डाइवर्सिटी है, जो आपकी सोशल डाइवर्सिटी है, वो किस तरीके से आपकी डेमोक्रेसी को इफ़ेक्ट करती है। बट आपको मैंने ये भी समझाया था कि जो सारी आपकी जो डाइवर्सिटी है, ये नहीं है कि आपकी जो हर एक टाइप की जो डाइवर्सिटी है वो आपकी डेमोक्रेसी को खतरा बनाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी डाइवर्सिटी एक तरीके से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ बनाती है। ठीक है, जितनी आपकी डाइवर्सिटी होगी उतने आपकी जो पॉलिटिक्स में क्या होगा, डाइवर्स होगा, आपकी डेमोक्रेसी डाइवर्स होगी। बट यहाँ पे कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिनसे कि आपके जो डेमोक्रेसी को डेंजर हो सकता है। जैसे कि अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेस में, जैसे कि आपके पास आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में